नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत अकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग 2019 का साइंस का पेपर देखेंगे और ये आपकी साइंस की 16वीं क्लास है। इससे पहले आपकी 15 क्लासें हो चुकी हैं साइंस की। तो देखिए, क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है पित्त रस बनता है। आपका ऑप्शन ये आमाशय, ग्रहणी में, कह रहे छोटी आंत में, यकृत में। तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत में। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। आप लोग ध्यान रखते हैं, देखो जो श्रेणियाँ हैं ना, उत्तोलक आप लोगों को बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर एक एग्जाम में अभी तक आप लोगों ने जैसे 15, 16, 17, 18, ठीक है, साइंस के 4 पेपर सॉल्व किए। ठीक है, चारों पेपरों में क्या हुआ, एक ना एक क्वेश्चन जरूर उत्तोलक से पूछा गया है। समझाए? तो उत्तोलक आपका जो है ना इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, क्लास में भी कायदे से समझाया था। ठीक है, तो आपसे कह रहे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। तो आप लोग ध्यान रखते हैं, सरौता जो होता है ना, सरौता ये होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं। और जो कैंची होता है वो होता है आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है कैंची, और ये होता है आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं। कह रहे बोझ उठाने वाली गाड़ी या कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, आप लोगों को बताया था, ये होती है आपकी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, ये क्या होता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है, और आपसे पूछा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, तो आपका आंसर हो जाएगा चिमटा। ठीक है, चिमटा क्या हो जाएगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखें, देखो चिमटा हो जाता है और मनुष्य का हाथ भी हो जाता है। ठीक है, मनुष्य का जो हाथ होता है वो भी एक तरीके से क्या होता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बनती है। तो देखो आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ज़्यादातर क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सारे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये 19 का पेपर चल रहा है। तो हमसे कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। और आप लोगों को बताया था जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो आप लोग ध्यान रखना है कौन सी गैस ग्रहण की जाती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ग्रहण या यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं अवशोषित करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस निकलती है, आप लोग ध्यान रखें कौन सी निकलती है, ऑक्सीजन। ठीक है, और लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है, ये प्रोसेस केवल आपकी दिन के समय होती है। कह रहे ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कह रहे कौन सी गैस निकलती है, और आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, दिन के समय होती है, लेकिन रात के समय उल्टी हो जाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। तो आप क्या कह रहे हैं कौन सी गैस निकलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, O2 निकलेगी, और आपका CO2 क्या होगी, अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक तत्व के समस्थानिक, कह रहे कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, या आप लोग ध्यान रखना है समस्थानिक की डेफिनेशन आप लोग याद रखना है। कह रहे परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। ऑप्शन कह रहे परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान। कह रहे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होती हैं, तो ये तो किसी की डेफिनेशन नहीं होती है। ठीक है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न हो। कह रहे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान हो, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब आप लोग समझ लो, देखो समस्थानिक का मतलब आप लोग यहाँ पे स्थान से समझो, सम प्लस स्थान। सही, समस्थानिक बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है। समस्थानिक मतलब क्या होता है, सम स्थान। समस्थानिक मतलब जिसका स्थान बराबर हो। स्थानिक मतलब क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। क्लियर नहीं, स्थानिक मतलब क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक, जिसका परमाणु क्रमांक समान हो। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, समस्थानिक बोलता है। परमाणु क्रमांक कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब परमाणु क्रमांक समान हो गया तो द्रव्यमान संख्या कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी। आपको ध्यान रखना है। क्लियर नहीं, परमाणु क्रमांक कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब परमाणु क्रमांक समान होगा तो द्रव्यमान संख्या कैसी होगी, इसकी भिन्न भिन्न होगी। आप लोग ध्यान रखें। तो समस्थानिक का मतलब हो जाएगा जिसका परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक क्या होता है, स्थान के आधार पर होता है। ठीक है, कोई तत्व जैसे 10 नंबर पे लिखा है ना, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 10 हो गया। तो वही तो होता है, स्थान के आधार पर ही तो परमाणु क्रमांक होता है। सम स्थान मतलब जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या कैसी हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसको क्या बोला जाता है, समस्थानिक बोला जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, समभारिक और होता है। ठीक है, समभारिक। समभारिक का मतलब हो जाएगा
इसको भी अलग अलग करके थोड़ा ट्रिक के माध्यम से समझें। सम भार समझ लो। सम भार का मतलब एक तरीके से होता है द्रव्यमान, ठीक है। आप लोगों को कई बार बताया, सम भार का मतलब आप लोग समझ लो द्रव्यमान। तो जिस तत्व का द्रव्यमान कैसा हो या द्रव्यमान संख्या कैसी होगी, समान होगी, और जब द्रव्यमान संख्या समान होगी तो उसका परमाणु क्रमांक कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा, तो उसको बोला जाता है समभारिक। समभारिक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान होती है तो उसको क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। और वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चंद्रमा क्या है, कह रहे हैं देवता, तारा, उपग्रह, ग्रह। तो आप लोग ध्यान रखें उपग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो उपग्रह किसे कहते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको बोला जाता है उपग्रह। ले नहीं, आप लोग ध्यान रखते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उपग्रह। और ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको बोला जाता है ग्रह। ले नहीं, आप लोग ध्यान रखते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह। और किसका उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह, ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वो कौन सा है, चंद्रमा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए, और कह रहे हैं कि इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखें विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम फेरॉल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैल्शियम फेरॉल। और इसकी कमी से क्या होता है, सूखा रोग, जिसको हम लोग रिकेट्स बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, रिकेट्स। और जो सूखा रोग होता है आप लोग देखते हैं बच्चों में हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों में रिकेट्स की बीमारी, सूखा रोग की बीमारी होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और कह रहा है उपयोग लिखिए। तो आप लोग देखें बेकिंग सोडा का जो सूत्र हो जाए NaHCO3E होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। अब कह रहे हैं कि इसका उपयोग लिखिए। तो आप लोग देखें उपयोग क्या हो जाए, त्वचा को गोरा बनाने के लिए, ठीक है, और कह रहे हैं कि त्वचा को नमी युक्त रखने के लिए, और थर्ड कह रहा है खाद्य पदार्थों में खमीर के लिए, ठीक है, और आपका कह रहा है केक के लिए, कह रहे हैं ब्लीचिंग एजेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपके उपयोग दिए गए, ठीक है, 5 उपयोग दिए। देखो आप लोगों को जितने भी याद हो जाए 1-2 उपयोग आराम से, देखो आपसे उपयोग पूछ रहा है तो 1-2 तो लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। तो 1-2 याद कर लो जो भी आपको सिंपल लगे। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। तो आप लोग ध्यान रखें जल में घुलनशील कौन से होते हैं, V और C होते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, A D E K, ठीक है, ये 4 होते हैं। A D E K क्या होते हैं आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और जल में क्या होता है आपका V और C हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घड़ी के चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है। कह रहे घड़ी में जब चाबी भरते हैं तो स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है किस रूप में एकत्रित हो जाती है। तो आप लोग ध्यान रखना है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है, और कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जब चाबी भरेंगे तो स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। और आप लोग ध्यान रखें आपसे पूछा जाता है यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। तो आप लोग ध्यान रखें यांत्रिक ऊर्जा होती है आपकी 2 टाइप से, ठीक है, कौन कौन, एक तो गतिज ऊर्जा हो जाती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट हो जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा, क्लियर नहीं, कौन सी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। तो वही कह रहा है कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कशेरुकी प्राणियों के कह रहे उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो आपको देख रहे हैं कशेरुकी प्राणियों में कह रहे उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे फेफड़ा, गुर्दे, त्वचा में किया जाता है, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं ये आपके अंग हो जाए फेफड़ा, गुर्दे और त्वचा। अब देखो उत्सर्जी अंग होते क्या हैं, उत्सर्जी अंगों को आपको समझना होगा। देखो आपका उत्सर्जी अंग के बारे में पूछा नहीं गया, केवल वहाँ पे नाम पूछ रहा है, लेकिन आपको समझना है उत्सर्जी अंग किससे कहते हैं। तो कह रहे हैं सजीव प्राणियों में कह रहे कोशिकाओं में
रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विषैले बेकार पदार्थों को निष्कासित करने की क्रिया कह रहे हैं उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, जो बॉडी के अंदर जो आपके ठीक है पदार्थ, बेकार पदार्थ, विषैले पदार्थ या अवशिष्ट जो होता है ना, उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि प्राणियों में उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है, आप प्राणियों की बात कर रहे हैं, फेफड़े, गुर्दे, त्वचा, ये क्या हो जाएंगे, उत्सर्जी। क्योंकि देखो त्वचा से क्या होता है कि पसीना निकलता है, गर्मियों में क्या होता है, पसीना निकलता है। ठीक है, तो पसीना के थ्रू जो भी आपका बेकार विषैले पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं बॉडी से। ठीक है, तो त्वचा भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका उत्सर्जी अंग हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, कार्य किसे कहते हैं, इसकी इकाई लिखिए। तो कार्य की डेफिनेशन पूछिए और आपसे इकाई का मतलब इसका होता है मात्रक। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, कह रहे किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी स्थिति परिवर्तन करना कार्य कहलाता है। ठीक है, कार्य की बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी स्थिति परिवर्तन कर देना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। जैसे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, उस पर फोर्स लगा के उसकी स्थिति चेंज कर दो। जैसे कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, अब देखो इसकी स्थिति बदलोगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, या उठा के ले जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये कार्य हो गया। ठीक है, ये चीज़ धर बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी स्थिति परिवर्तन करना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, और ये हो जाता है आपका W बराबर F इंटू एस, ये भी होता है फॉर्मूला, याद रखना है। ठीक है, W बराबर क्या होता है, F गुणा S। ठीक है, F क्या होता है बल, S क्या होता है विस्थापन होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको ऊर्जा, वो कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। कह रहे माइटोकॉन्ड्रिया को कह रहे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। और ऊर्जा घर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है तथा क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। और कह रहे हैं कि यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। ठीक है, किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में संचित होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि धातुओं और ऑक्सीजन के सहयोग से भास्मिक ऑक्साइड बनते हैं। कह रहे हैं कि धातु और ऑक्सीजन के सहयोग से कौन क्या बनते हैं, भास्मिक ऑक्साइड बनते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपका धातु हो जाए Mg और यहाँ पे O2, ऑक्सीजन के सहयोग से कि जो बना MgO, ये क्या हो गया आपका भास्मिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, भास्मिक ऑक्साइड बोलेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, फसल चक्र का क्या लाभ होता है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, फसल चक्र से क्या होता है, फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। नेक्स्ट कह रहा है फसल रोग मुक्त होती है। ठीक है, फसल कैसी होती है, रोग मुक्त होती है। कह रहे भूमि की उर्वरता में सुधार होता है। ठीक है, भूमि की उर्वरता में क्या होता है, सुधार होता है। फसल चक्र आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, फसल चक्र से क्या होता है, मतलब क्या होता है कि फसल चक्र मतलब होता है कि बदल बदल के फसलें करना। ठीक है, जैसे आपकी कई धान है तो उसके बाद दूसरी फसल चेंज करके दूसरी फसल कर दो। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है फसल चक्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग समझाइए। कह रहे कि परमाणु खनिजों के कह रहे हैं कि विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को कह रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब देखो परमाणु खनिज कौन कौन से, जैसे यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, यूरेनियम और थोरियम के विखंडन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसी को क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और देखो यूरेनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आपके नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है कि जो यूरेनियम होता है उसको विखंडित किया जाता है। उससे क्या होता है, जो ऊष्मा होती है, ठीक है, जो ऊर्जा होती है उससे क्या किया जाता है, पानी उबाला जाता है। ठीक है, बॉयल किया जाता है और उससे क्या बनती है, विद्युत बनती है। तो इसका उपयोग भी आपसे पूछा गया है। कह रहे कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय एनर्जी का उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत उत्पादन में करते हैं। विद्युत उत्पादन में कैसे प्रयोग करते हैं, अभी आपको पता है कि इसकी जो ऊष्मा होती है उससे क्या किया जाता है, पानी उबाला जाता है, स्टीम बनाई जाती है और उस स्टीम से भाप से क्या करते हैं, टरबाइन मशीन को घुमाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संतुलित आहार किसे कहते हैं, हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब दोबारा से फिर पूछा गया। कह रहे कि भोजन में सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा में उपस्थित होना ही क्या कह रहा है, संतुलित आहार कहलाता है। कह रहे भोजन में सभी
पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। कह रहे अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कह रहे हैं कि आपको संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहना चाहिए? ठीक रहना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? ठीक है, संतुलित आहार लेना चाहिए। और आप लोगों को बताए, देखो कोई भी आपका पोषक तत्व अगर ज़्यादा पहुंचता है तो भी प्रॉब्लम है, कम रहेगा तो भी। जैसे आयोडीन की कमी से क्या होता है, आपको बताया था घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, अगर कम हो जाए आयोडीन तो घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें। तो हमें क्या चाहिए? संतुलित आहार चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? देखो क्या क्या 2 बार लिखा है, तो क्या उपाय करना चाहिए? तो फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं वनों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, वनों की रक्षा करनी चाहिए। कह रहे हैं बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाली CO2 की मात्रा घटाना चाहिए। मतलब कह रहे हैं बड़े बड़े उद्योगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है उसको कम करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो एक तरफ ऐच्छिक लिखना है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा आपका अनैच्छिक हो जाएगा। कह रहे हैं कि जिन पेशियों को हम कह रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। कह रहे हैं कि जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी। जैसे हाथ पैर अपने इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ऐच्छिक पेशी। कह रहे कि जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं उनको अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। जैसे हृदय, देखो हृदय क्या होता है? अपने आप धड़कता है, उसको हम लोग चाहे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक चलता है। जैसे कह रहे हैं मूत्र वाहिनियाँ, ठीक है, तो ये छिदकता है, तो इनको क्या बोला जाता है? अनैच्छिक पेशियाँ बोला जाता है। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने 2019 का साइंस का पेपर देखा था। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ आया होगा। यदि आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए।